मित्रों नमस्कार। पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसका लेसन नंबर चल रहा है 9वां, जिसका टाइटल है शुरू करना। आइए आज इस लेसन के तीसरे भाग में चलते हैं। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर कर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्दी ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। अब यह चित्र आया है, ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। अब इसमें 2 कॉलम दिए गए हुए हैं। ये दोनों कॉलम आयताकार हैं, जैसा कि पीछे भी बने हुए हैं। तो ऊपर वाले कॉलम में आय लिखी हुई है और नीचे वाले कॉलम में व्यय लिखा हुआ है, और नीचे वाले कॉलम में ही दाहिने कोने पर टैक्स, किराया, भोजन इत्यादि लिखे हुए हैं। तो एक एरो बाहर से खींचा गया है, यानी रोजगार वहाँ पर लिखा हुआ है। रोजगार से चलते हुए जो इनकम आई वह आय वाले कॉलम से गुजरते हुए फिर व्यय वाले कॉलम में आ गई, और फिर टैक्स, किराया, भोजन चुकाने के बाद में 0 हो गई। यह अक्सर लोगों का कैश फ्लो होता है, यही कॉलम में दर्शाया गया है। और नीचे 2 कॉलम दिए गए हुए हैं, वो खड़े पिछले भागों की तरह है, एक संपत्ति का, दूसरा दायित्व का। तो ये दोनों खाली रह गए। अब मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दें सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफ़ी कम रहा है। फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैं फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसे दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहनशक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हो और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है, आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है, आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है।
मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसीलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा हैं, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचाकर रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूं। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके तलिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, पहला, ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें, अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। दूसरा नंबर, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च ना करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के नए तरीके के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया। परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूं कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद ना करते हों तो एक ऐसा फार्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं, और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। छठा, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति में अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं।
मालिक बेचना चाहता है, या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए, और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है कि अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए, और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में ख़रीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया, ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर अपने लिए कार की आँख और कान है। वे हर रोज़ वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं, उनके लिए खुद के समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गीय लोग रेस्तरां में ख़राब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं, और ब्रोकर को 2 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर्स एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है। और स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परी कथा की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए। अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो तो इंसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछें। मित्रों, शुरू करना का ये तीसरा लेसन आज हम यहीं पर पूरा करते हैं। आगे की बात आगे के चौथे लेसन में की जाएगी। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।